आज कारवांसराय में मौसीकी की गूंज होगी, गीत होंगे, नगमे होंगे, मधुर किस्म के, दिल को दुख देने वाले भी और दिल को सुख देने वाले भी। और दूर कहीं से बांसुरी की आवाज़ भी आएगी और वायलिन की भी आवाज़ आएगी। और वायलिन में बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है और वो घर की याद दिलाती है। और आई एम श्योर कि आपको भी घर की याद आ रही होगी, लेकिन उसमें एक उम्मीद की किरण भी होती है कि हम घर वापस जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम किए जिनमें मैंने उन दोस्तों का जिक्र किया जो मुसव्विर थे, जिनके मैं करीब रहा, वो मेरे करीब रहे, उनका तज़किरा किया। आज मैं उन गुलकारों का तज़किरा करना चाहता हूँ। ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं आशना था उनसे, उनसे गुफ्तगू बहुत की, बहुत से प्रोग्राम उनके साथ किए। तो उनके ज़िंदगी के बहुत से ऐसे गोशे हैं जो आश्कार हुए, तो उनके बारे में गुफ्तगू होगी। अच्छा, जिस तरह मुसव्वरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ी सी परख है, इसी तरह मौसीकी के बारे में मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना बल्द होना, वो बल्द जो होता है ना, बैल होता है पंजाबी वाला, मुझे कुछ लंबा चौड़ा पता नहीं है। मुझे अगर कहा जाए कि राग बागेश्वरी और दरबारी में क्या फ़र्क है तो मैं नहीं बता सकूँगा। लेकिन ये है कि भाई शुरू से शौक़ था। और अवाइल जवानी की बात है कि एक चंचल सी कज़न थी और बहुत अरसा पहले की बात है, तो उसने बड़ी मतलब नखरे से फरमाइश की कि भैड़िया मैनू ये रात ये चांदनी फिर कहाँ तो सुना दे। उन दिनों बड़ा हिट गाना था। अब हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आप जानिए, स्कूल में पढ़ते थे और वो कज़न भी कदरे चंचल थी। तो हमने जब शुरू किया ये रात ये चांदनी, और इतनी घघियाई और इतनी हौलनाक आवाज़ में किया कि मौसूफ़ा वॉकआउट कर गई। और मेरा ख़्याल है कि किसी और कज़न से उन्होंने ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुना होगा और उसकी जानिब माइल हो गई। चुनांचे बहुत सारे हमें नुकसानात भी हुए। इसी तरह साज़ बजाने का शौक़ था और एकॉर्डियन मेरा फेवरेट था, क्योंकि उसको रेड स्क्वायर में भी सुना था, उसको पेरिस में जितने गीत हैं उसमें, और बहुत खूबसूरत। तो हमने एक मौसीकी का स्कूल जो था ज्वाइन किया। वहाँ पे फ़ायदा मुझे सिर्फ ये हुआ कि मौसीकी की जो नोटेशन होती है, जो लिखी होती है मौसीकी वेस्टर्न, उसको पढ़ना थोड़ा बहुत सीखा। लेकिन जहाँ तक अपना अकॉर्डियन का ताल्लुक़ है, वो जब मैं बजाता था तो अकॉर्डियन की आवाज़ के सिवा दुनिया के हर साज की उसमें से धुन बरामद होती थी, मलगूबा सा। चुनांचे 2 हफ्ते के बाद म्यूज़िक टीचर ने कहा कि ये मौसीकी तुम्हारे बस की बात नहीं है और हमें भी नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जिस तरह तुम अकॉर्डियन बजाते हो वो बाकी क्लास भी मुतासर हो रही है। चुनांचे ये हमारा शौक़ वहाँ भी ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं म्यूज़िक को जानता नहीं हूँ, राग रागनी से वाकिफ़ नहीं हूँ, आलाप से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुखड़े से वाकिफ़ नहीं हूँ, जो भी है, लेकिन मैं एक सुनवैया ज़रूर। जो प्रोफेशनल हैं उनके यहाँ ये टर्म इस्तेमाल की जाती है कि बेशक एक शख्स को मौसीकी के बारे में कुछ ना हो, लेकिन वो सुन सकता है। और मुझे सबसे बड़ा जो कमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ने दिया था। तो उनके साथ उनका तज़किरा बाद में आएगा। घराना रंग में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने अपनी कम मायगी का इज़हार किया। तो कहने लगे, तारक साहब मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और मैंने देखा है कि, और हम जब गवैये गाते हैं तो हमें पूरे क्राउड में से पता चल जाता है कि कौन कौन सा बंदा समझ रहा है। तो आपने, अब मेज़बान होते थे अक्सर, तो आपका सर जो है वो एक ख़ास जगह पे जाके, एक तान पे जो हिलता था, तो हम जानते हैं कि आप सुनवैये हैं। अब जितने लोगों को मैंने इनवाइट किया अपने प्रोग्रामों में या जिनसे साफ सलामत रही, और वो मेरे फेवरेट भी थे, उनका अगर मैंने तज़किरा करना है तो चूँकि दास्तान गो हूँ तो एक दास्तान से करता हूँ। 91 में K2 एक्सपीडिशन मैंने एक तरतीब दी, और उन ज़मानों में K2 कम ही लोग जाते थे। अशकोले से ट्रैक शुरू होता था और इस दौरान हमने किसी भी पाकिस्तानी एक्सपीडिशन को नहीं देखा। गोरे आते जाते थे,
तो 3 दिन की मुसाफत पर अशकोले से एक जगह है पाइयो। अच्छा, ये पाइयो जो है, ये इसका नाम बड़ा फैसिनेट करता है, जैसे कोई पपीहा बोल रहा है। और 3 दिन की थकावट भी होती, और एक स्लोप है, उसमें दरख्त हैं, और वहाँ पे छुट्टी की जाती है 1 दिन, क्योंकि आगे एक हौलनाक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर को अबूर करके आपने केटू तक पहुँचना है। चुनांचे वो रेस्ट की रात थी, मैं अपने खैमे में था, तो बल्ती जो थे वो गा रहे थे। अब बल्तियों का ये एक पैशन है, सारा दिन 30-30, 40-40 किलो बोझ उठा के बुलंद तरीन पहाड़ों पे चढ़ते हुए, ख़तरनाक रास्तों को तय करते हुए जब शाम होती है तो लामहाला उन्होंने वो कनस्तर जो होता है पेट्रोल का खाली, उसको बजा के उसकी रिदम में गाना भी गाना है और रक्स भी करना है। और उनके मुताबिक उनका रक्स जो था वो वही रवायती किस्म का रक्स, वो उनकी थकन उतारता था। चुनांचे अब मुझे अपने खैमे में बैठे हुए जो आवाज़ आई तो धुन मुझे कुछ फेमिलियर सी लगी। मैं बाहर आ गया, वो रक्स कर रहे थे, दरमियान में अलाव जल रहा था और केटू का रास्ता था, अजीब समा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान जब शनासाव हुए तो आप जानिए वो धुन कौन सी थी? वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखियां में। अब ज़रा सा फ्लैशबैक हम जाते हैं 20-30 साल। उन दिनों चैमरलैंड रोड पे वाक़ मैं अपनी दुकान थी मेरी बीजों की, किसान एंड कंपनी, वहाँ बैठा करता था। तो मेरे साथ ताज सब्ज़ी वाला था। उसके पास कभी कभार एक मफलूकुल हाल शख्स आता था, साइकिल थी पुरानी सी, वो खड़ी करता था और ताज के पास बैठ जाता था और थोड़ी देर के बाद वो 1-2 गाने सुनाता था ताज को। और ताज उनके एवज़ में उसे गोभी का एक फूल दे दिया, कुछ चंद एक शलजम दे दिए, जो भी सब्ज़ी है, और वो अपने वो पटसन का थैला था उसमें वो डाल के चला जाता था। एक रोज़ ताज उसको लेके मेरे पास आ गया, मैं साथ ही था। कहने लगे चौधरी साहब ये मेरा दोस्त है और इसका नाम है मंजूर चला, तो ये गाने बड़े अच्छे गाता है, तो आप इसका गाना सुने, टेलीविज़न पे आपकी वाकफ़ियत है, तो अगर ये टेलीविज़न पर आ जाए। अब मेरी इतनी वाकफ़ियत तो नहीं थी, बाहर था, मैं बहुत रेगुलर था। तो उस शख्स ने गाना शुरू किया, पहला गाना, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखियां में, और उसने पूरा गीत सुनाया। आवाज़ उसकी बहुत अच्छी थी। तो मैंने पूछा, चलिया ये किसका गीत है? कहने लगा जी मैंने खुद लिखा है, ये गीत मंजूर चले का लिखा हुआ। तो मैंने कहा इसकी धुन किसने तरतीब दी है? कहने लगा वो भी मैंने ही तरतीब दी है सर। बहुत बाद में एक बोर्ड आवाज़ाम हुआ, पुराना जो अलहमरा था, नैयर अली दादा वाला नहीं, और उसके ऊपर लिखा हुआ था सदाए सहरा। 2 तस्वीरें थी, उनमें एक खातून का नाम था रेशमा, दूसरी कोई और थी। रेशमा ने यही गीत गाया, वे मैं चोरी चोरी, और वो इंटरनेशनली एक हिट हो गई। इतनी हिट हुई कि कहते हैं कि जब वो हिंदुस्तान गई तो इंदिरा गांधी ख़ास तौर पे उसे मिली। उसके बाद इसी गाने की वहाँ पे कॉपी हुई और उसको मेरे दोस्त गुलजार ने लिखा, यारा सीली सीली बिरहा की रात, और लता मंगेशकर ने गाया, और पूरी दुनिया में लोग इसको गाते थे। तो मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि ये गाना जिसने रेशमा को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया, जिसकी मुख्तलिफ लोगों में मुल्कों में कॉपी हुई, और वो अब भी एक असर अंगेज़ गाने के तौर पे मौजूद है, उसका जो क्रिएटर था, जिसने उसे लिखा, जिसने उसकी धुन तरतीब दी, उसे क्या मिला? गोभी का एक फूल और चंद शलगम। अच्छा, रेशमा के बारे में कहा जाता है कि भाई घूम फिर के गा बजा के रिज़्क़ कमाती थी, शादियों पे गाती थी, और बल्कि वहाँ की ज़ुबान में इनको गढ़वी वालियाँ कहा जाता है। और हमारे लाहौर स्टेशन के एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने दरियाफ़्त किया और उनको यहाँ पे लेके आए। नहायत ही बज़ला संच और नहायत ही इंटेलिजेंट खातून और बहुत उम्दा गुफ्तगू करना।
मेरे एक प्रोग्राम में आई तो मैंने कहा कि आप वहाँ पे गई थी इंग्लैंड, तो आपको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, तो फिर आप वहाँ पे क्या करती थी? कहती तौर साहब मैनू सारी समझ आती, पता होंदा कित्थे कहीदा है, नो वे नो। अच्छा, तो इस किस्म की गुफ्तगू करती थी। और बाद में कैंसर का शिकार हुई, शौकत खानम में उनका इलाज हुआ, लेकिन कुछ अरसा सेहतमंद रहीं, फिर फौत हो गई। और हमने सुराग लगाया है कि वो दफन कहाँ है। हम इंशाल्लाह आपको मरकज़ भी दिखाएंगे कि कहाँ रेशमा दफन है। आँखें उनकी थीं बहुत बिलौरी किस्म की। और दिलदार परवेज़ मरहूम भट्टी जो है वो हमेशा कहते थे सुन्नी बिलौरी अख वाली है, और वो बड़ा शर्मा के आगे से जवाब देती थी। शी वॉज ए गुड लुकिंग खातून, और उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर थी जो बहुत कम लोगों में होती। अच्छा, एक और उन्होंने नगमा गाया जो बहुत कमाल का था, मेरी हम जोलियो, उर्दू में गाया है, लेकिन उसकी कुछ धुन है और जिस तरह रेशमा ने गाया है वो कमाल कर दिया है। मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है उनका इब्तदाई एक नगमा परवेज़ मेहदी के साथ है, और गोरिये मैं जाना परदेस, और रेशमा सिर्फ ये कहती मैं जाना तेरे नाल।